वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा, हमारी एक DTPLSB TGT सोशल साइंस की PYQs की सीरीज़ चल रही है। और आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो थर्ड पेपर है। मैंने 2 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं और तीसरे पेपर की ये क्या है, लास्ट वीडियो है। हर एक वीडियो में मैं आपके साथ एक एक पार्ट को डिस्कस करती हूँ, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है हमारा 9 अक्टूबर का 2021 का, तो इसकी लास्ट वीडियो है ये। तो बाकी की जो भी वीडियोज़ हैं मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट की मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट पर चले जाएंगे लिंक के थ्रू, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप देखेंगे PYQs को, तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, और हर एक रिपीटेशन में हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट वही होता है, उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में समझा रखा हो। तो इससे क्या होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट इज़ विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इंक्लूड इन द राइट टू फ्रीडम। यानी राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन सा आर्टिकल इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट्स से। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स और उसके आर्टिकल्स पता हैं तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। तो कौन सा, आर्टिकल 18, 21A, 19 और आर्टिकल 20। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर आपको पता होगा तो राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 18 नहीं आता, क्योंकि राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है। बाकी जो आर्टिकल 18 है, 14 to 18 क्या होता है हमारा, राइट टू इक्वालिटी, जो कि क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष के सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 21 क्या होता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और आपको पता होगा अनुच्छेद 21 से अभी मतलब कि कुछ अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, जिसमें क्या बोला जाता है कि बच्चों की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा, वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए वो क्या है, स्वतंत्र हैं। और जो 22 अनुच्छेद है वो क्या कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जबकि अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंतर्गत, यानी कि आपको कोई भी टाइटल नहीं दे सकता है। ठीक है, ये बोला गया कि आर्टिकल 18 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। तो अगर आपको फंडामेंटल्स उनके आर्टिकल्स याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ईजिली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न रिलेटेड टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड प्रोविज़न कौन से शेड्यूल में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे शेड्यूल पूछा गया, तो आपको शेड्यूल एक बार देख लेना है। तो सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है कि फर्स्ट में आता है। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट शेड्यूल हमारा कहता है द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्य एवं संघ शासित, यानी जो क्या बोलते हैं हमारे वो वाले प्रदेश होते हैं, सेंट्रल, वो आते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, से संबंधित प्रावधान शामिल है। और दूसरी अनुसूची में पद अधिकारी के वेतन, भत्तों या पेंशन आदि से जुड़े हुए आते हैं। जो दूसरा होता है वो क्या होता है, अलाउंसेस और सैलरी से रिलेटेड हमारा शेड्यूल होता है। और उसी जगह जो थर्ड शेड्यूल होता है वो ओथ यानी शपथ की बात करता है। ठीक है, 14 शेड्यूल में अनुसूचित में राज्य संघ और राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा और स्थानों का, अगर यानी राज्यसभा में कितनी सीट्स एलोकेटेड हैं हर एक स्टेट की, वो हमारा कौन सा बात करता है, फोर्थ शेड्यूल बात करता है। ठीक है, तो 12 शेड्यूल को ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच आर द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी DPSP इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कौन सा मेंशन नहीं है। तो पहला क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सबको समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि और पशुपालन का संगठन है। थर्ड है प्रमोशन ऑफ रूरल बैंक्स। पहला सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करना। तो ऑप्शन नंबर सी है, वो हमारे DPSP का पार्ट नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार करना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अन्य सभी विकल्प क्या हैं,
DPSP के पार्ट हैं। तो आपको पता होगा इसका जो मतलब कि उल्लेख है वो किस में दिया गया है, 36 से लेकर 51 तक के शेड्यूल में दिया गया है। और इसे कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मतलब DPSP की जो पॉलिसीज़ हैं आपको कोई भी ये नहीं कर सकता बाउंड कि आपको ये फॉलो करना ही है। ये क्या है, हमारे नैतिक होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कौन सा टाइप है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन हमारे पास दोनों सही हैं, फर्स्ट सही है और दोनों ही गलत हैं या फिर सेकंड सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है इसमें भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप प्रचलित हैं, संसदीय लोकतंत्र एवं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापालिका दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक्करण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के क्या थे, मेंबर थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सरदार पटेल। तो ऑप्शन है हमारे कि ओनली सेकेंड, नीदर 1 and 2, ओनली फर्स्ट और बोथ। तो आपको पता होगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग है अगर उसे अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार उसे देख लेंगे। तो दोनों जो थे वो दोनों ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे जो अस्थायी तौर पर चुने गए थे। क्योंकि आपको पता होगा कि उस टाइम पे इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए इनको सभापति बनाया गया था। जिसके बाद 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी और पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और यह आपको पता होगा कि 3 मीटिंग हुई थी हमारी, पहली हुई थी 9 को, दूसरी हुई थी 11 को, तीसरी हुई थी 13 को। तो पहली मीटिंग में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और जो हमारा होता है ना कि आपको पता होगा जो फर्स्ट पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो क्या कहते हैं किसके द्वारा वो किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसको किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था, जो हमारी 3rd या फिर लास्ट मीटिंग थी 13 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि भारतीय राज्य में एक सदनीय विधायिका। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के कुछ ही राज्य हैं जिसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो देखते हैं, ऑप्शन से हमारे पास बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा है, जिसमें क्या है, यूनिकैमरल है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जिनमें हमारे जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो जिन देश में व्यवस्थापिका एक सदन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक सदनीय विधायिका कहा जाता है। उड़ीसा एक सदनीय विधायिका वाला राज्य है। सरकारी व्यवस्थाओं में द्विसदन पद्धति विधि को कहते हैं, जिसमें विधायिका में 2 सदन होते हैं, इसे द्विसदनीय विधानमंडल भी कहते हैं। वर्तमान में भारत के केवल देखिए 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। वे राज्य हैं आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेटर है, बाकी सारे राज्यों में क्या है, यूनिकैमरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड लिबर्टी ऑफ डैश। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रेम्बल जो हमारा है वो किसके द्वारा लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब लाया गया था, जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 1946 को जो लास्ट मीटिंग हुई थी उस दिन ये एक प्रस्ताव लाए थे, जिसे बाद में क्या बना गया था, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। तो क्या पूछ रहा है कि लिबर्टी किसकी देता है हमें, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की या बिलीव्स की। तो ऑप्शन है हमारे पास ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड या फिर तीनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों चीज़ों की हमें क्या मिलती है, लिबर्टी मिलती है। जैसे प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षा
उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा प्रदर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और इसी कारण हम भारत के लोग वाक्य के प्रारंभ से होता है। तो आपको पता होगा प्रेमवल किससे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग या वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये मतलब कि जो लास्ट 10 क्वेश्चन होते हैं आपके सिविक से रिलेटेड होते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा 9th और 10th की अगर आपने सिविक्स अच्छे से पढ़ लिया है तो उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। तो अगर आप मतलब कि इन 10 नंबर्स के लिए प्रिपेयर करें तो आप क्या करेंगे, जो 9th और 10th की सिविक्स की NCERT है उसे क्लियर करिए, यानी उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, किंग महेंद्र लॉन्च द रॉयल डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल इन डैश ईयर। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1960, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1965, 1950 या फिर 1959। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1959 में। नेपाल एक शाही लोकतंत्र संविधान, पहला संविधान जिसे 1959 में अपनाया गया था। शाही लोकतांत्रिक संविधान सभा के बजाय महेंद्र द्वारा प्रदान किया गया था और महाराजाधिराज महेंद्र वीर विक्रम शाह देव 13 मार्च 1955 से 1972 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, तक के ये क्या थे, में नेपाल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन टुक प्लेस इन फ्रांस। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो कौन सी ईयर में आया था ये, 1788 में, 1777 में, 1789 में या फिर 98 में। तो ऑप्शंस देखते हैं अपने, राइट आंसर देखते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति का एक आंदोलन था जिसे 1787 से 1799 तक फ्रांस को हिलाकर रख दिया था। 1789 में लुईस 16 ने स्टेट जनरल की एक बैठक टेनिस कोर्ट में बुलाई थी जिसमें पादरी, रईस और थर्ड स्टेट यानी समान वर्ग शामिल था। आपको पता होगा फ्रेंच सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, 3 पार्ट्स में। पहले में पादरी आते थे, दूसरे में मतलब पादरी बोले मतलब क्लर्जी पीपल्स, रईस मतलब जो नोबल्स होते थे और थर्ड स्टेट में जो सामान्य लोग होते थे। तो 4 अगस्त 1789 को विधानसभा में एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया गया जिसमें मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा शामिल थी। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के सिद्धांतकारों जैसे डेस्कार्टेस, स्पिनोजा, लॉक, मॉन्टेक्यू, रूसो आदि ने फ्रांसीसी क्रांति से को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बोलिवियाज वाटर वॉर। तो आपको नेपाल से बोलिविया से एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएगा। तो क्या पूछा है, बोलिविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शंस देखते हैं हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ बोलिविया गेव द कंट्रोल ऑफ म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई इन कोचालाम्बा सिटी टू मल्टीनेशनल कंपनी। तो आपको ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, म्यूनिसिपल पार्टी से वो लेके वाटर सप्लाई का किसको दे देते, मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया गया था उसका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनी पीपल रिसीव मंथली वाटर बिल ऑफ ₹1000 इन अ कंट्री वेयर एवरेज इनकम इज अराउंड 5000। तो मतलब जो उनके बिल्स आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, लगभग 1000 रुपये आ रहे थे, जबकि उनकी मंथली इनकम ही क्या थी, 5000 थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे, सही हैं। अगर आपने सिविक्स में देखा होगा, अगर आपने ये वाला पढ़ा होगा तो यही ऑप्शंस क्या हैं हमारे, दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे, सही हैं। तो देखते हैं अगर हम, तो बोलिविया के जल युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे कि जो सरकार थी उसने क्या कर दिया था, जो जल की आपूर्ति के लिए मल्टीनेशनल कंपनी इसको बेच दिया था और बिल जो आ रहा था वो 1000 रुपये आ रहा था, जबकि उनकी मंथली इनकम ही कितनी थी, 5000 रुपीज़ थी। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्या कर सकूँ, क्लियर कर सकूँ। तो आज का जो पेपर था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है और मैंने जैसा आपको बताया मैं प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एक नए क्वेश्चन पेपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।